नमस्कार। सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी और जन विकास महासभा द्वारा आयोजित इस जूलॉजी क्लास में 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और आप सभी का जो स्नेह और प्रेम हमें मिला और हमारी जो ये एनजीओ है सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी के सभी सहयोगी, उनके सहयोग से ही ये संभव हो सका और आगे आपका विश्वास हमारी संस्था के प्रति बना रहेगा तो हम समझते हैं कि आगे भी हम आपकी इसी प्रकार से सेवा कर सकेंगे। तो अब इसे शुरू करने के पहले हम जरा कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहेंगे। बचपन में हम गांव में जब रहते थे तो शाम को गांव में लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं, 8:30 बजे करीब सो जाते हैं, 8 साढ़े 8 बजे। लेकिन सब काम खत्म करने के बाद, अंधेरा होने के बाद कुएँ या ऐसी किसी जगह पे की जगह पे सब लोग बैठ जाते थे, बातें करते थे और हमारे परिवार के बुजुर्ग कुछ पहेलियाँ पूछा करते थे बच्चों से और उन पहेलियों के माध्यम से ही बहुत सी बातें सिखा देते थे। आज की शिक्षा पद्धति में वो चीज़ कहीं गायब हो गई है और बच्चों में सिलेबस और क्वेश्चन आंसर और होमवर्क करने के चक्कर में उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड गायब होती चली गई है। जबकि सबसे ज़रूरी उद्देश्य पढ़ाई का ये होना चाहिए कि बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप हो। जैसे कभी हमारे बुजुर्ग पूछा करते थे कि मान लीजिए आपके पास 9 गेंद है और 9 गेंद है, सब एक ही तरीके की हैं, एक ही साइज़ की हैं, लेकिन उसमें से एक गेंद बाकी से भारी है और एक तराजू दिया हुआ है, तराजू को सिर्फ 2 बार इस्तेमाल करना है, तो कैसे पता लगेगा कि वो कौन सी गेंद भारी वाली है? जरा आप सोचें इस बात को। 9 गेंद है और सभी एक साइज़ की है, एक ही कलर की है, उनमें कोई फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक गेंद बाकी और 8 गेंद से ज़्यादा भारी है। एक तराजू दिया हुआ है, तराजू को सिर्फ 2 बार इस्तेमाल करना है, पता लगाना है कि कौन सी गेंद भारी है। बात सिर्फ क्लिक करने की है कि हम तुरंत ये बात हमारे दिमाग में आ जाएगी तो हम तुरंत बता देंगे, नहीं आई तो फिर हम सोचते रह जाते हैं। कहीं हम तुरंत ये सोच नहीं पाते हैं कि यदि हम 3-3 गेंद की 3 ढेरी बना लें और तराजू के पलड़े पर एक ढेरी को इधर रख दें, एक ढेरी को इधर रख दें, यदि दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब वो डिफेक्टिव वाली गेंद तीसरी वाली ढेरी में है, या इसी में है तो पता चलेगा वो पल्ला भारी हो जाएगा। एक बार में ही हमें पता चल गया कि कौन सी गेंद भारी है, तो हमने उस 3 को एक ग्रुप को ले लिया, बाकी 6 को हटा दिया। अब दूसरी बार तराजू में फिर हमने ये किया, एक गेंद को इस पलड़े में, एक गेंद को इस पलड़े में लिया, यदि दोनों बराबर है तो इसका मतलब तीसरी वाली गेंद भारी है। इस तरीके की पहेलियाँ हमारे बुजुर्ग लोग पूछा करते थे। जैसे एक चॉकलेट बनाने वाली मशीन है, 9 चॉकलेट बनाने वाली मशीनें हैं, एक कतार में रखी हुई हैं और सब जो है चॉकलेट बना रही हैं। उसमें से एक मशीन डिफेक्टिव है और वो 1 ग्राम हेवियर टॉफ़ी बना रही है। 9 चॉकलेट बनाने वाली मशीनें हैं, टॉफ़ी बनाने वाली मशीनें हैं और टॉफ़ी बना रही हैं। उसमें एक मशीन डिफेक्टिव है, वो 1 ग्राम हेवियर टॉफ़ी बना रही है। हमें एक बैलेंस दिया हुआ है, वेट बॉक्स दिया हुआ है और सिर्फ उसे एक बार यूज़ करना है और हमें पता लगाना है कि वो कौन सी मशीन डिफेक्टिव वाली है। सोचिए, सिंपल सा इसका तरीका ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मशीन एक लाइन में रखी हुई है, वो टॉफ़ी बना रही हैं। हमने पहली वाली मशीन से बनने वाली 1 टॉफ़ी ले ली, दूसरी वाली मशीन से बनने वाली 2 टॉफ़ी ले ली, तीसरी से 3, चौथी से 4, इस तरीके से 9वीं मशीन से 9 टॉफ़ी ले ली। टोटल टॉफ़ी का नंबर कितना हुआ? इसका फार्मूला है n+1/2, मतलब 9 और गुणे 10/2, मतलब ये हो गया 45। अब हमने जितनी टॉफियां थी सबको एक बार में बैलेंस पे रख दिया।
उसमें जितना आया वेट बॉक्स दिया हुआ है उसको 45 से डिवाइड कर दिया, जितना बचा वो वाली मशीन डिफेक्टिव है। यदि 3 बच रहा है इसका मतलब 3 नंबर वाली मशीन डिफेक्टिव है, 4 बच रहा है इसका मतलब 4 नंबर वाली मशीन है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई अपनी जगह पे है, होमवर्क अपनी जगह पे है, क्वेश्चन आंसर अपनी जगह पे है, लेकिन कहीं गांव में बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी जो है रोज़ सुबह शाम को जब बैठते थे तो अपने मोहल्ले के सारे बच्चों को इस तरीके की चीज़ें बताते थे, और इसी बहाने वहाँ के बुजुर्ग लोग बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड्स बच्चे में डेवलप करा लेते थे। आई डोंट नो नया एजुकेशनल पॉलिसी आया तो है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में हम कितने बच्चों में कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप कर पाते हैं ये तो वक्त बताएगा। खैर चलिए, लेट अस होप फॉर द गुड। तो समस्या ये है कि हमें आधी मेहनत जो आजकल की पढ़ाई का सिस्टम है, क्योंकि कंपटीशंस के लिए हमें अलग टेस्ट देना है, तो आधी मेहनत तो हमको नॉर्मल जो पढ़ाई है सिलेबस है उस पर लगानी है, लेकिन आधी मेहनत हमें उससे रिलेटेड जो जितने तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उसे सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी। और प्रैक्टिस करने में फिर वही बात है कि यदि एक 2.5 घंटे का क्वेश्चन पेपर आता है 150 मिनट का, जिसमें 150 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक सवाल के लिए सिर्फ 1 मिनट है, तो हम वो क्वेश्चन पेपर सामने रख लें, एक OMR या आंसर शीट साइड में रख लें, घड़ी सामने रख लें, 1 मिनट यदि असाइन टाइम है तो 1 मिनट के अंदर ही एक सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें, और देखिए कितने सवाल हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद उसको टोटल करते हैं। तो हमें वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो so you are welcome in this zoology class. First of all, I would like to emphasize you that in present system of studies there is, so first of all I would like to emphasize you that in present system of education in zoology and botany there is much more emphasis on classification, which is very monotonous and boredom. And now a new concept on biodiversity should come in our education. You know, first of all, Aristotle and Carolus Linnaeus had given the concept of 2 kingdoms, animal kingdom and plant kingdom. Of course, they have described another kingdom, Mineralia. In 1866, Ernst Haeckel gave 3 kingdom classification in which he separated Protista. Protista were all unicellular organisms. In 1930, French marine biologist Edward Chaton separated prokaryotes from eukaryotes. And in 1838, Herbert F. Copeland separated kingdom Monera. Kingdom Monera include the bacteria and blue-green algae, which are the prokaryotes having a cell, DNA, but no nuclear membrane and no cytoplasmic membranous organelles. Then in 1969 again, R.H. Whitaker separated fungi as a separate kingdom and gave the 5 kingdom classification. Fungi because it was cenocytic, having many nuclei in a single cell. Then in 1990, Carl Woese, O. Candler and M.L. Willis gave another classification. They divided it into 3 domains. 3 domains are, one was Archaea, the Archaebacteria. He separated it separate from normal bacteria. Then the second domain was bacteria, and third domain was Eukarya, the eukaryotes. And this eukarya were again divided into 4 kingdom Protista, fungi, plantae and animalia. So education is an always changing process. Whatever was correct 20 years ago, now it has become obsolete. So for every teacher and for every student, it is essential that they should make their learning process along with the changing world.
Now let us come to now onwards, every day we will spend half time on a particular topic and half time on solving some questions which are asked in different examinations. One of my colleague teachers had given me an advice long ago, a few years ago, that for a successful teacher, you should study objective questions 3 times completely, and that adds in your knowledge of the text. So I accepted that suggestion. Many times I make a note. After that I study different questions, and in different questions I get a new question, and now I add the answer of that question in our text. So this way education goes on. So study of cell is called cytology or cell biology. In 1665, Robert Hooke had studied a thin slice of a bottle cork and studied it under a simple magnifying glass. Of course, it was an observation of a dead cell. In the section of cork, he observed some honeycomb-like structures. In Greek language, the word kaitos or cell means a hollow space. So Robert Hooke gave the term cell to this new rectangular chamber, hexagonal chamber. And that diagram of cork section was published in Micrographia, published from London. And if we talk about first study of living cells, then actually Antony von Leeuwenhoek in 1683 had first observed living bacteria cells, paramecium, red blood cells and sperm cells under his microscope. So mind it, in examination if you are asked, first observation of a cell, a dead cell, was by Robert Hooke. But if the question is first observation of a living cell, the answer is Antony von Leeuwenhoek. So you have to be very cautious about this. After a few years, again, it was found that in the cytoplasm we have many cytoplasmic organelles: mitochondria, Golgi body, endoplasmic reticulum, lysosome, ribosome, peroxisome, etc. So if we remove all these organelles of the cytoplasm, the remaining liquid is called cytosol or cytoplasmic matrix. But now, in the cytoplasmic matrix or cytosol, the liquid portion after removing all cytoplasmic organelles, still we have a network of many very fine tubules which are called microtubules, microfilament or intermediate filaments. As far as I know, a technique of separating these microtubules and microfilaments have not been popularized. So it may happen that after 2-3 years, after removal of these microtubules and microfilaments, for the remaining liquid portion we can get a new name. It may happen. Then in 1858, a German pathologist, Rudolf Virchow, stated omnis cellula acellula, meaning all cells arise from pre-existing cells. In 1838, Schwann and Schleiden gave the cell theory and said that all living organisms, both animals and plants, they are made up of many cells. Robert Brown in 1831 discovered nucleus of the cell. Then one more interesting thing, resolution limit. So it may not be included in your textbook. It may happen.
but it is a very important, very interesting fact. Resolution limit is the smallest size limit which can be perceived by an optical system. For example, the resolution limit of human eye is 0.1 millimeter or 1 by 10 millimeter. It means if an object is larger than 0.1 millimeter, our eyes can perceive it. But if an object is smaller than 1 by 10 millimeter, our eyes cannot see it. Or in other words, we can say that if a distance between 2 points is less than 0.1 millimeter, it will appear as a single point to us. This resolution limit is equal to 0.61 lambda upon Na, numerical aperture. Na is numerical aperture, which is equivalent to n sine alpha. Lambda is the wavelength of medium, whether it is light or electron beam, and n is refractive index of the medium, whether it is air or water. You may ask, what is the need of this concept? What is this numerical aperture? Any object reflects light and it is circulated in the form of many wave fronts. Suppose you just put a pebble in a pond or lake, then ripples start developing around them. So, and light also travels in the form of waves. And if we are trying to see that light through a lens, you can see here that out of all the light being emitted from that point, only a fraction of that light is coming to our eyes, and that fraction of light is actually called numerical aperture. If this angle is alpha, then it is equal to n sine alpha. In fact, for my all biology studies, I rely on a book which I had read in 1967, a very good book, very nice book. That was Science of Biology by Paul B. Which. So, one interesting point is that in animal cell, plant cell, we have a boundary wall which is called cell membrane. Cell membrane is always present in all type of cells. In plants, we have a cellulose cell wall. In bacteria, we have a cell wall made up of bacterial cellulose or peptidoglycan. This cellulose cell wall is absent in animal cells. But in animal cells also, outside this cell membrane, we have another membrane which is made up of different chemicals in different cells, and accordingly it may be called pellicle or basement membrane or glycocalyx or extraneous coat. So in all animal cells also, along with the plasma membrane, we have extra covering. This plasma membrane may have at certain places outpushings called microvilli, sometimes inpushing called pinocytic channel. There is a nucleus which is surrounded by a double membrane with some pores in between. There is a chromatin network in between, which takes place at some places darker stain and at certain places lighter stain. Darker stain is called heterochromatin, area showing lighter stain is called euchromatin. Perhaps euchromatin is the site of active genes. At the time of cell division, this chromatin network
breaks into distinct pieces which are called chromosomes. There is a nucleolus, maybe one or more than one nucleolus may be present in a cell. It is made up of RNA and protein, and it is the seat of formation of ribosomal protein. There is no membrane in the nucleolus. There is a Golgi body, a centrosome, mitochondria, ribosome, peroxisome, and a transport system in the cytoplasm which is called endoplasmic reticulum or ER, which is of two types. One which have attached ribosomes, so they are called rough endoplasmic reticulum or RER, and another having no attached ribosome, they are called smooth endoplasmic reticulum or SER. So this much for the day. Tomorrow in the next episode we will talk about some different type of questions which are asked in competitive examinations and how to answer them. Thank you very much for today.